हेलो बच्चों, मैं शिव कुमार नालंदा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक की बात करेंगे वो है बैंक, जिसके विषय में आप लोग भली भांति परिचित हो, क्योंकि भाई सभी किसी न किसी का बैंक में अकाउंट रहा होगा। लेकिन बैंक को करने से पहले अब आपको बता दें कि बैंक कहलाता क्या है। कि बैंक ऐसा वित्तीय संस्थान है जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त होता है तथा नगद एवं साख का लेन देन करता हो। केवल नगद नहीं, नगद तो हम लोग कहीं भी लेन देन करते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में भी करते हैं, दुकानदार से करते हैं, तो क्या सबको बैंक बोला जाएगा? नहीं। जहां पर हम लोग को लंबे समय अंतराल के लिए साख मतलब ऋण हम लोग को दिया जा सके, तो ये ऐसा संस्थान है जहां पर व्यक्तियों से पैसे जमा लिए जाते हैं और उनको जरूरत पड़ने पर उन आवश्यकता के अनुरूप, जैसे उनमें क्षमता होगी, उनके अनुरूप उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। क्लियर? जब यहाँ बैंक की बात आई तो हम आपको पहले यहाँ समझा दें, बैंक में अकाउंट कितने तरह के होते हैं, बैंक में खाते कितने तरह का होते हैं। बैंक में जब अकाउंट की बात आती है तो बैंक के अकाउंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। ठीक है ना? ये दो तरह के अकाउंट हुए। क्या क्या? मांग जमा और सावधि जमा। ठीक है ना? मांग जमा और सावधि जमा। तो मांग जमा का तात्पर्य क्या हो गया? मांग जमा का तात्पर्य हो गया कि आपका ऐसा खाता जिसमें अगर पैसे हैं, आप जब भी बैंक से उसे मांगोगे तो बैंक उसको देने के लिए बाध्य रहे। ठीक है ना? उसी को हम लोग क्या बोले? मांग जमा। तो मांग जमा में हमारे अकाउंट कौन कौन से हैं? मांग जमा में अपने दो अकाउंट हैं कि जब चाहेंगे तब बैंक से हम पैसे ले सकते हैं। पहला हम लोग जो जानते हैं सेविंग अकाउंट और दूसरा है करेंट अकाउंट। क्लियर? कौन अकाउंट हो गया? सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। अब देखो, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट ये दोनों क्या हुआ? मांग जमा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सेविंग अकाउंट्स यह क्या है? एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए है जो अपने छोटे छोटे बचत को बड़े बचत में परिणत करता है, और इसमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेड है कि आप इतना जमा कर सकते हो। जैसे हम लोग देखते हैं अभी वर्तमान समय में कि 50,000 से ज्यादा अधिक का एक बार में निकासी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा एक बार जमा नहीं कर सकते। तो ये सेविंग अकाउंट में है। लेकिन करेंट अकाउंट क्या है? यह बड़े व्यवसायियों के लिए, इसमें जितना भी चाहे जमा किया जा सकता है और जितना भी चाहे निकाला जा सकता है। तो ये अनलिमिटेड है, लेकिन ये क्या हो गया? लिमिटेड है। अब आते हैं सावधि जमा। सावधि जमा मतलब हो गया एक टर्म, एक निश्चित अवधि के लिए जमा करना। तो निश्चित अवधि, तो एक निश्चित अवधि के लिए हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग निश्चित अवधि के लिए जानते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे एफडी, एफडी बोलते हैं तो क्या कि एफडी हम लोग एक लंबे समय के लिए, एक लंबे अंतराल के लिए हम लोग जमा कर सकते हैं, कि एक निश्चित अवधि दी होती है, एक निश्चित समय सीमा दी गई होती है कि उससे पहले वह राशि हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम यहां आपसे पूछें कि भाई फिक्स डिपॉजिट की न्यूनतम अवधि कितनी है, तो अगर न्यूनतम अवधि की बात होगी यहां पर तो है 7 डेज, 7 दिन। कि फिक्स डिपॉजिट आप मिनिमम 7 दिन के लिए कर सकते हैं, उससे कम के लिए नहीं। क्लियर? और अधिकतम आप जितना समय सीमा जा सकते हैं आप उसको करके नॉमिनेट कर दीजिए, भाई हमारे बेटे को मिलेगा। बेटा जब ये उम्र हो जाएगा, तो जब बेटा का वो उम्र होगा वो अपना प्रोड्यूस करेगा और वो अमाउंट उसके पास मिल जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है? कि ये छोटे छोटे डेली छोटे छोटे पैसे, जैसे आप लोग देखे होंगे कि दुकानदार के पास में एक शाम को एक व्यक्ति जाता है जो क्या करता है 10 रुपए 20 रुपए, जो दुकानदार की जैसी क्षमता, उस आधार पर डेली वो जमा करता है। तो अगर मान लो कि अगर वो डेली 10 रुपए जमा करता है, दैट मीन 30 डे का मतलब हो गया 300 रुपया। मतलब उसके डेली के छोटे छोटे बचत एक बड़े अमाउंट में परिणत हो रहा है। तो ये भी क्या होता है? ये भी एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, इस अवधि में, कि वो अवधि पूर्ण होने के बाद में ही वहां से आप राशि
निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो था बैंकिंग व्यवस्था, इस आधार पर हम लोग का चलते हैं। ये व्यापारिक बैंकों की बात हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था की, कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था क्या थी। जब भारत में बैंकिंग व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत में बैंकिंग व्यवस्था में हम लोग जब बैंक बात करेंगे तो बैंक दो तरह का, क्या क्या, संगठित, असंगठित, ठीक है ना। संगठित और असंगठित का तात्पर्य क्या हो गया? संगठित और असंगठित का तात्पर्य, संगठित मतलब नियमों का पालन करने वाला, नियमों का पालन करने वाला, और असंगठित मतलब किसी तरह का कोई नियम पालन ना होता है, जैसे सेठ, साहूकार, महाजन, चिट्ठी, देसी बैंकर, ठीक है ना। अब देखो, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये क्या कि लोगों के जरूरत के हिसाब से जितना चाहें ब्याज दर ले सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से ये अपने ब्याज दरों को बदलते रहते हैं। लेकिन अब क्या है, ये सभी एक ही थाली छट्टे बट्टे हैं। नाम क्या हुआ कि क्षेत्र वाइज हम लोग यहाँ पर नाम अलग अलग बोलते हैं। जैसे सेठ अपने आप में मालवा अंचल में हम लोग देखते हैं, साहूकार उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में देखते हैं, महाजन राजस्थान में, चिट्ठी दक्षिण भारत में, देसी बैंकर ये वे सभी हैं जो इन सब के अलावे जो ब्याज पर लेन देन का काम करते हैं, उनको हम लोग बोल दिए देसी बैंकर। अब संगठित में दो तरह की बात आती है, देसी और विदेशी, ठीक है ना। फिर देसी में दो तरह की बात आ गई, कौन कौन सा? सार्वजनिक और निजी। अब सार्वजनिक में कौन कौन है? वे सभी बैंक जिस पर सरकार का अधिकार है। तो पहला क्या हो गया? कॉमर्शियल बैंक, सेकेंड हो गया कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा हो गया रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना, रीजनल रूरल बैंक। तो ये सभी हमारे क्या होंगे, जबकि हम लोग को यहाँ पर विशेष रूप से पढ़ना ये वाले क्षेत्र को है, ना कि इस क्षेत्र को, ठीक है ना। ये केवल आपकी जानकारी के विषय में मैंने आपको बता दिया। अब जब यहां हम लोग बात करते हैं संगठित में, तो संगठित में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? आरबीआई का। क्या हमारा संगठित बैंक में सभी बैंकों का संचालन किसके द्वारा होता है? आरबीआई के द्वारा होता है। क्लियर? तो ये था हमारा बैंक का ढांचा जिस आधार पर हमको पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो है, अब हम लोग करते हैं डिस्कस आरबीआई के विषय में, कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, किस समिति के सिफारिशों के आधार पर हुआ। तब हम लोग जब आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई सभी बैंकों का बैंक कौन है? सर्वोपरि बैंक जो है वो हमारा कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना की बात होती है, तो स्थापना की जब बात होती है तो इसकी स्थापना के लिए, इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। किसके तहत? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, 1 अप्रैल 1935 को। किसके तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो ये तो बात हो गई कि आरबीआई की स्थापना हुई, लेकिन इसके लिए सिफारिश किसने किया था? इसके लिए सिफारिश किया था यंग हिल्टन आयोग ने। इसके लिए समिति करने वाले कौन थे? यंग हिल्टन आयोग। कब? 1926 में। लेकिन याद रखिएगा, इससे पहले भी केंद्रीय बैंक स्थापना से संबंधित सुझाव देने वाली जो समिति थी उसका नाम था चेम्बरलेन आयोग। चेम्बरलेन आयोग कब दिया था? 1916 में। कि इस आयोग ने पहले भी सिफारिश किया था कि भारत में केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाए। वो सिफारिश कब किया था उसने? 1916 में। क्लियर? तो यहां क्या बात हो गया आरबीआई के प्रपक्ष में, कि यंग हिल्टन आयोग 1926 के सिफारिशों के आधार पर
आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। क्लियर? तो ये थी आरबीआई की स्थापना। ठीक है, अब उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता पश्चात कब? 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज्ड किया गया, मतलब राष्ट्रीयकृत किया गया। राष्ट्रीयकृत करने का मतलब क्या हुआ? उसको सरकार अपने अधीन में ले लेता है। क्लियर है ना? राष्ट्रीयकृत करने का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण का मतलब ये हो गया कि जिन क्षेत्रों में सरकार का स्वामित्व 51% या उससे अधिक हो, वो क्या हो गया? राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो ये था आरबीआई की स्थापना। लेकिन आरबीआई से संबंधित कुछ तथ्यों को और बता दूं मैं कि आरबीआई, जब हम लोग देख रहे हैं कि ये तो भारतीय बैंक है, लेकिन याद रखिएगा 1 अप्रैल 1947 तक, 1 अप्रैल 1947 तक ये किसके लिए काम किया था? बर्मा के लिए भी केंद्रीय बैंक का काम करता रहा था। ठीक है ना, कि ये बर्मा के लिए भी काम करता रहा। कब? 1 अप्रैल 1947 तक। अब याद रखिएगा, केवल ये बर्मा के लिए काम नहीं किए, काम किसके लिए भी किया है? पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान पहले किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। और जब भारत का हिस्सा था तो इन भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को ये विभाजन हो गया। लेकिन विभाजन के पश्चात 30 जून 1948 तक आरबीआई जो था वो किसके लिए कार्य करता रहा? पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक का कार्य करता रहा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान अपना निजी बैंक स्थापित किया और आरबीआई वहां से मुक्त हो गई। अब जैसे ये तो हुआ आरबीआई की स्थापना की बात। अब जब यहां हम लोग बात करते हैं कि आरबीआई स्थापना, सब आप लोग देखे होंगे। अब अगर आपसे पूछूं कि आरबीआई के जो लोगो है, जो उसका मोनोग्राम है, उस पर किसका चित्र अंकित है? किस किस चित्र का अंकित है उसमें? तो याद रखिएगा वहां पर कि उसके मोनोग्राम में 2 चित्र अंकित हैं, बाघ और ताड़ का पेड़। ये 2 चित्र वहां अंकित है आरबीआई के मोनोग्राम में, बाघ और ताड़ के पेड़ का चित्र अंकित है। ये हालांकि इसका कोई परिभाषा नहीं है कि क्यों ऐसा किया गया, लेकिन फिर भी ये अंकित है और इसी को उसका अपना लोगो या मोनोग्राम बनाया हुआ है आरबीआई का। अब ये लिया कहां से गया था? ये ब्रिटिश इंडिया के जो दस्तावेज थे, उन दस्तावेजों में से इसको लिया गया और बनाया गया था। क्योंकि जब इसकी स्थापना की बात हो रही थी उस समय हम क्या थे? उस समय भी हम परतंत्र थे, अंग्रेजों के अधीन थे। और केंद्रीय बैंक स्थापित भी जब हुई थी भारत में तो वो अंग्रेजों के समय ही हुई थी। अब देखिएगा, कुछ कुछ क्षेत्रों में अगर बोला जाता है आरबीआई का पुराना नाम, तो आरबीआई का पुराना नाम कहीं कहीं देखिएगा देखने में देता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जबकि यहां नहीं है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यहां की बात नहीं है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बात किसकी होगी? स्टेट बैंक की। ठीक है ना, भारतीय स्टेट बैंक की बात होगी तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वहां है। अब उसके बाद बात करें कि गवर्नर का, कि इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑब्वियसली जब अंग्रेजों के समय की बात होगी तो प्रथम गवर्नर जो होंगे इसके अंग्रेज होंगे। तो प्रथम गवर्नर जो थे इसके वो कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। जो महत्वपूर्ण है, जो पूछता है आपको कि इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, और फिर पूछता है वर्तमान गवर्नर कौन है। तो वर्तमान गवर्नर जब आप एग्जाम देने जाओ तो चेंज होते रहते हैं भाई। जैसे उर्जित पटेल थे, उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। फिर क्या है? शक्तिकांत दास आए। ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर जो बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे उसमें? तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे जो स्वतंत्रता के पश्चात भी रहे थे। तो ये था आरबीआई का स्थापना, वो किसके लिए कब तक कार्य किया, उसके बाद उसके गवर्नर कौन थे,
वर्तमान गवर्नर कौन है, ये सारी चीजें जो आपको प्रश्न में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। अब जब इसके कार्य की बात करते हैं तो इसके कार्य में क्या देखें कि सबसे पहला कार्य नोटों का निर्गमन करना। तो आरबीआई क्या करती है, 2 से लेके 2000 तक का नोट छापती है, ठीक है ना। किस पद्धति से, एमआरएस पद्धति से अपनाया कब गया था, 1957 में। एमआरएस पद्धति मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षण निधि के अनुसार से, पद्धति के अनुसार से। अब ये देखिए एमआरएस सिस्टम कब अपनाया, 1957 में अपनाया गया। इसके अंदर क्या था कि 200 करोड़ मूल्य की, 200 करोड़ मूल्य की संपत्ति रखना आवश्यक होता है। तो 200 करोड़ मूल्य की संपत्ति वाली बात होती है कि 200 करोड़ मूल्य की संपत्ति में क्या क्या रखा था, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड सोना और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा। इस आधार पर आरबीआई नोटों का निर्गमन करती है, जबकि 1 रुपए का नोट और सिक्के जो था वो कौन पर जारी करता था, भारत सरकार। अब जब देखते हैं 2 से लेकर 2000 तक, इस पर किसका हस्ताक्षर होता है, निर्गमित अधिकारी गवर्नर, और 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। क्लियर। तो ये भी प्रश्न आप लोग को पूछता है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा कि न्यूनतम आरक्षण निधि में या न्यूनतम आरक्षण पद्धति में कितनी मूल्य की संपत्ति रखी जाती है। तो कुल संपत्ति की मूल्य कितनी होगी, 200 करोड़। या फिर अगर पूछे कितने का सोना रखा जाता है तो वो है 115 करोड़। अगर पूछा जाए कितने की विदेशी मुद्रा है तो 85 करोड़। क्लियर। तो ये था हमारा नोटों का निर्गमन। अब फिर क्या है, सरकार के लिए बैंकर का कार्य। तो जब हम लोग देखते हैं सरकार के लिए बैंकर का कार्य, तो सरकार भी आमदनी करती है, उसके पास भी अधिशेष होता है, उसके पास भी बचत होता है। फलस्वरूप वो क्या करते हैं, जमा राशि आरबीआई के पास जमा करते हैं, बची हुई राशि। और जब सरकार को जरूरत पड़ती है तब सरकार क्या करती है, उससे ऋण लेती है, ठीक है ना। तो ये क्या की, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य की। लेकिन याद रखिएगा यह सुविधा सभी राज्यों को प्राप्त है, केवल किसे प्राप्त नहीं है, वो है सिक्किम। सिक्किम की बात है कि सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया, सिक्किम को भारत में मिलाया गया 36वें संशोधन के तहत 1975 में, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले 1968 में सिक्किम का अपना स्टेट बैंक था। तो फलस्वरूप वो अपनी सारी गतिविधियों का संचालन किसके माध्यम से करता है, उस स्टेट बैंक के माध्यम से, न कि आरबीआई के माध्यम से। और यह सुविधा अगर यदि केंद्र शासित प्रदेशों में किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा ज्यादातर लोग आंसर दिल्ली लगाते हैं, नहीं, यह सुविधा केवल एक को प्राप्त है, वो है पुडुचेरी, या केवल पुडुचेरी को प्राप्त है। अब जैसे बैंकों का बैंक के रूप में, तो बैंकों का बैंक के रूप में क्या हुआ कि बैंक भी अपने पास बची हुई राशि उसके पास जमा करते हैं, और जब बैंकों को जरूरत पड़ता है तो लोन कौन देता है, आरबीआई देती है। बैंक क्या करते हैं, सीआरआर के रूप में उसके पास जमा करते हैं, फिर जब जरूरत होता है तो आरबीआई उन्हें ऋण प्रदान करती है। इसलिए बैंकों का बैंक के रूप में भी काम करता है। बैंकों पर नियंत्रण एवं नियमन, तो बैंकों पर नियंत्रण एवं नियमन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी बैंक स्थापित हो गए उसके लिए अनुमति कौन देता है, आरबीआई अनुमति देता है, कि आरबीआई अनुमति से ही बैंक संचालित होते हैं। फिर मौद्रिक नीतियां, जब अर्थव्यवस्था में बात आती है, जब वो देखता है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हो रही है अथवा मंदी हो रही है, संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस समय वो मौद्रिक नीतियां जारी करता है। जब देखेगा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हो रही है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, उस समय क्या करेगा, अपने ब्याज दर को बढ़ा देगा। जब देखेगा संकुचन की स्थिति आ गई तो अपने ब्याज दर को वो कम करता है। तो इस आधार पर वो अर्थव्यवस्था से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। फिर विदेशी मुद्रा का भंडारण। अब विदेशी मुद्रा का भंडारण क्या है कि हम लोग विदेशों से जितनी भी लेन देन की बात होती है, तो वो लेन देन का काम कौन करता है, आरबीआई करती है। जब आरबीआई करती है तो दैट मीन्स क्या होगा कि जो भी विदेशी मुद्रा, जैसे आपके पास अगर विदेशी मुद्रा आता है तो आप किसके पास जमा करते हो, बैंक के पास, और वो बैंक किसको देता है, आरबीआई। क्योंकि अगर उसके पास विदेशी मुद्रा है तो किसी को दे सकता है, नहीं दे सकता। फलस्वरूप वो क्या करेगा कि वो आरबीआई के पास जमा करेगा।
जब हम लोग नगद आरक्षण अनुपात पढ़ेंगे, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे किस आधार पर वो वाणिज्यिक बिल और विदेशी मुद्रा को वहां पर वो जमा करता है, किस अनुसार से, कि वो तरलता संपत्ति के रूप में क्या क्या उसको आरबीआई के पास जमा करनी पड़ती है। जब वो सीआरआर पढ़ेंगे तो आपको वहां बताएंगे। तो विदेशी मुद्रा का भंडारण मतलब जितनी भी विदेशी मुद्राएं भारत में आएंगी वो सभी मुद्राओं का भंडारण आरबीआई के पास में होगा, जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, सभी विदेशी मुद्राओं का भंडारण आरबीआई के पास होगी। और विदेशों से लेन देन का सारा कार्य किसके माध्यम से होगा? आरबीआई के माध्यम से होगा। तो ये था हमारे आरबीआई का स्थापना, आरबीआई के कार्य। आगे हम लोग करेंगे आरबीआई की संरचनात्मक ढांचा, मतलब उसका संचालन कितने सदस्यों द्वारा होता है, उसके बाद वो मौद्रिक नीतियों में क्या क्या जारी करता है। ठीक है ना, ये हम लोग आगे लेक्चर में इसको करेंगे। लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।